हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा और मोशन इन प्लेन हमने पढ़ा, उसमें हम जो भी चीजें पढ़े थे मोशन के बारे में स्टडी किए थे कि कोई बॉडी है वो मोशन में आ रही है, रेस्ट में आ रही है। ठीक है। अब जब हम ये पढ़ेंगे, अभी तक जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े इसमें हम सिर्फ पढ़े कि मोशन होता है, लेकिन जब हमको कारण नहीं पता था कि मोशन किस वजह से हो रहा है। लेकिन अब जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इसमें हमको ये भी बताया जाएगा कि वो जो मोशन किसी बॉडी में आ रहा था वो किस कारण से आ रहा था, वो भी हमको यहाँ पर पता चलेगा। कोई बॉडी अगर मोशन में रेस्ट में क्यों आ रही है, वो भी रीजन हमको यहाँ पर पता चलेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सारे चैप्टर्स में हमने सिर्फ पढ़ा बॉडी हमारी मोशन में आ जाती है, वो रेस्ट में आ जाती है। वजह नहीं जाने थे, काज हम नहीं जाने कि किस वजह से बॉडी हमारी मोशन में आ रही है, किस वजह से बॉडी हमारी रेस्ट में आ जा रही है। ये जो कारण है, जो भी कॉजेज है, ये हम अभी इस चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी जो आपका चैप्टर है, इसमें ये काफी ज्यादा लेक्चर्स इस पे रहेंगे, क्योंकि आपका ये ह्यूज चैप्टर है। अगर आप देखेंगे, अगर अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो ये चैप्टर मिनिमम आपका 1 महीने में खत्म होगा। ठीक है। तो काफी लंबा चैप्टर आपका है, तो बहुत पेशेंस बनाकर चलिएगा। शुरू में ऐसा नहीं कि शुरू में आप पूरी ताकत लगा दीजिए और धीरे धीरे आप अपने आप को ढीले करते चले जाइए, मतलब धीरे धीरे आप केयरलेस हो जाइए और पूरे चैप्टर को कवर ही नहीं कर पाइए। ठीक है। इसलिए धीरे धीरे एनर्जी लगाइए और लगातार चलिए। ठीक। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आज हम स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई बॉडी अगर मोशन में आ रही थी, क्यों मोशन में आ रही है, और कोई बॉडी अगर मोशन से रेस्ट में हो रही है तो वो क्या वजह था, क्या कारण था कि बॉडी हमारी मोशन से रेस्ट में हो गई। ये सारी कंडीशन, जो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। चैप्टर क्या है हमारा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आपसे बेसिक चीजें पूछते हैं। मोशन क्या होता है, मतलब सॉरी, फोर्स। फोर्स क्या होता है? मोशन तो आपको पता है पहले से ही। फोर्स क्या होता? ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कोई भी बॉडी अगर मोशन में आती है, ठीक है, वही बॉडी अगर मोशन में आ रही है, इसका मतलब इस पर जब तक आप नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, मतलब जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, वो बॉडी आपकी मोशन में आएगी नहीं। ठीक है। मतलब फोर्स आखिर होता क्या है? आप किसी बॉडी को पुश करिए, धक्का दीजिए, या किसी बॉडी को खींचिए, पुल करिए, तब वही फोर्स होता है। मतलब अगर आप किसी बॉडी पर पुश कर रहे हो, उसे धक्का दे रहे हैं बॉडी को, या उसी बॉडी को आप खींच रहे हैं, तो वही आपका फोर्स होता है। मतलब जब आप किसी बॉडी को फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, जब आप किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं, तो उस कंडीशन बॉडी आपकी या तो रेस्ट से मोशन में चले जाती है, या फिर मोशन से रेस्ट में हो जाती है। समझ रहे हैं? जैसे देखिए, अभी हम रेस्ट में हैं, वो इधर से आ जाए, हमको पुश कर दे, धक्का दे दे, तो हम देखो मोशन में हो जाएंगे तुरंत। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर हम पीछे एकदम स्टेशनरी, एकदम कंडीशन में एकदम स्टिफ खड़े हुए हैं, और उस साइड से कोई आए, हमको धक्का दे दे, पुश कर दे, तो हम अभी रेस्ट में हैं, तुरंत हम मोशन में आ जाएंगे ना। मतलब हमको मोशन लाने के लिए फोर्स दिया गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, ठीक है, अभी हम मोशन में हैं, हम चल रहे हैं, और कोई आके हमको पीछे से खींच ले, ठीक है, पीछे से खींच ले और हमको रोक दे, तो देखिए हम मोशन से रेस्ट में आ गए। मतलब फोर्स लगाने, मतलब खिंचाव, खिंचाव की वजह से हम क्या आ गए, मोशन से रेस्ट में हो गए। समझ रहे हैं? मतलब अगर हमको किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है, ठीक है, अगर हमको किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी को जो आप धक्का देते हैं, जो आप उस माने धक्का देना, पुल मतलब क्या होता है, खिंचाव, जो आप खींचते हैं, खिंचाव। ऑफ लिख दीजिए। मतलब किसी बॉडी को जो आप धक्का देंगे, उसको धक्का देते हैं, पुश करते हैं किसी बॉडी को, या तो किसी बॉडी को आप खींचेंगे, तो वो होता है फोर्स, आपको होता है। मतलब किसी बॉडी को अगर आप पुश कर, उसको धक्का दे रहे हैं, फिर उसको खींच रहे हैं, तो ये आपका फोर्स होता है। ठीक है। मतलब फोर्स लगाने की वजह से, मतलब देख सकते हैं, विच कैन
फोर्स लगाने की वजह से हमारे बॉडी के स्टेट में चेंज आ जाता है, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब फोर्स हमने लगाया, ठीक है, या हमने पुश किया फिर हमने पुल किया, दो कंडीशन कुछ भी हमने किया, ये दोनों कंडीशन करने की वजह से बॉडी के स्टेट में चेंज आ जाता है। अब स्टेट ये नहीं कि स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट नहीं, समझ रहे हैं ना, राज्य वाला स्टेट नहीं। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी रेस्ट में रहती है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ये होते हैं बॉडी के स्टेट। ठीक है, मतलब अगर आप किसी बॉडी को पुश करेंगे फिर पुल करिए, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो आप उसके स्टेट को चेंज करके मोशन में ला सकते हैं, या तो वो बॉडी मोशन में आपने फोर्स लगाया उसको मोशन से रेस्ट में ला दिया, या तो कोई बॉडी अगर किसी मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, आपने फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब आप फोर्स लगा के किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हुई फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वो आपको होती है, यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछना क्या हो जाएगा आपका, एम एल टी की पावर माइनस, ये रहा आपका फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मोमेंटम। क्या देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम किसको दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, लिख दीजिए, मोमेंटम जो हमारा होता है, मोमेंटम जो हमारा होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब मोमेंटम के लिए इट इज डोनेटेड बाय, मतलब मोमेंटम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डोनेटेड बाय पी वेक्टर। अब देखिए फोर्स भी आपके वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसे हम इसको पी वेक्टर दिखा रहे हैं, हम क्या मिलेगा, पी वेक्टर बराबर में एम वी वेक्टर। पी वेक्टर क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब हम मोमेंटम को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं और जो फार्मूला है वो है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी हमारी, केजी मीटर पर सेकंड, ये है मोमेंटम की यूनिट। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं एम एल टी की पावर -1, समझ रहे हैं, ये है मोमेंटम। मोमेंटम फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। ठीक है, मोमेंटम हमारी है वेक्टर क्वांटिटी, फार्मूला में पी वेक्टर बराबर में एम वी, एम का है आपका मास है, एम आप लिख दीजिए मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास है, वी आपकी वेलोसिटी है जो बॉडी ने गेन किया है। ठीक है, ये था आपका। अब देखिए फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही है, फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए हमको यहां दिया है, ठीक है, कोई हमारा 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये हमारी है इनिशियल कंडीशन। कैसी कंडीशन है, ये हमारी है इनिशियल कंडीशन। ठीक, और ये बॉडी, ये रही बॉडी की फाइनल कंडीशन। ठीक है, ये बॉडी की रही इनिशियल कंडीशन और ये रही इसकी फाइनल कंडीशन। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया, हमसे पूछा कि आप इनिशियल मोमेंटम बताइए, क्या बताइए, इनिशियल मोमेंटम बताइए। अब आपको याद होगा ये हमको, ठीक है, कि ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। अगर आप इधर जाएंगे आपको मिलेगा आई कैप, ऊपर जाएंगे मिलेगा जे कैप, इस साइड माइनस आएगा, इधर माइनस जे कैप आपको। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे आप जब बॉडी हमारी 2 kg कोई बॉडी हमारी वो एक्स, देखिए अगर देखेंगे एक्स एक्सिस की साइड जा रही है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस की साइड जा रही है। यहां से हमको अगर हम मोमेंटम निकालना चाहे फार्मूला क्या होता है, मास वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो मास कितना दिया है हमारा 2 दिया है, वेलोसिटी कितनी दी गई है 10 दिया है। अब वेलोसिटी हमारी मतलब मोमेंटम जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलावा इसका मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा आई कैप, मतलब हमको इनिशियल मोमेंटम मिलता है 20 आई कैप। ये हमारा रहा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इसी तरीके से हमको फाइनल मोमेंटम निकालना, क्या निकालेंगे पी एफ। फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास क्या है हमारा 2 kg, क्या है 2 kg, वेलोसिटी क्या है हमारी 5 है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो अब ये माइनस एक्स एक्सिस के साइड आ रहा है, देखिए माइनस एक्स एक्सिस साइड आ रहा है, तो हमको यहाँ से मिलेगा माइनस आई के, माइनस आई के मतलब क्या मिलता है माइनस 10 आई के। ये हमको मिला फाइनल मोमेंटम, क्या मिला हमको फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ओके। चलिए मान लीजिए अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लें कि आप बताइए चेंज इन मोमेंटम, क्या बताएंगे चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होगा फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा माइनस 10 आई कैप, माइनस लगाइए, और इनिशियल क्या है हमारा 20 आई कैप, यहां से ऐड करेंगे तो माइनस 30 आई कैप डेल पी। अब ये आई कैप लगाना आपको वेक्टर में ही पढ़ाया गया है। ठीक है, जो भी चैप्टर अगर सीक्वेंस है कुछ ना कुछ वैल्यू होते हैं, इसलिए सीक्वेंस दिया गया है। मतलब अगर आप वेक्टर पढ़े हैं तभी आपको बहुत सारे यूजेस आएंगे वेक्टर के, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से हमको मिला चेंज इन मोमेंटम, क्या मिला हमको माइनस 30 आई कैप। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछ ले, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछ, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 30, क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब मान लीजिए हमसे पूछ ले, ठीक है, अब हमसे पूछ ले चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पूछ ले। देखिए फर्क है, इसको हम पढ़ेंगे देखिए इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हमको यहां से क्या मिलेगा फाइनल मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस है मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम, यही मिलेगा। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम यहां से निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा यहां से 10 मिलेगा। अगर फाइनल मोमेंटम यहां निकालना चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम तो मॉड लगाएं, तो यहां से क्या मिला 10 मिला। अगर यहां से निकालना चाहे हमको यहां से मिलेगा पी आई के मैग्नीट्यूड, क्या मिलेगा हमको 20 मिला। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल, ये रहा हमारा इनिशियल, तो यहाँ रख देंगे। ये रहा हमारा फाइनल, कितना दिया है 10, माइनस लगा इनिशियल कितना दिया है 20, यहाँ से आया हमारा -10। ठीक है, समझ में आया। ठीक, कोई बॉडी है जिसका मास 2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी c है, तो वही बॉडी की फाइनल वेलोसिटी ये रही। हमसे पूछ लिया गया कि आप बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या है, हमने ये निकाला। फाइनल मोमेंटम पूछा, हमने ये निकाला। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम से पूछा, हमने ये निकाला। फिर हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम से पूछा, तो ये निकाला। फिर हमसे पूछा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से पूछा, तो हमने ये निकाला। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन में, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
मान लीजिए अब हमको क्वेश्चन दे दिया कि ये हमारा कोई बॉडी है, वही बॉडी थी, ठीक है, 2 kg की बॉडी है, ठीक। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, सॉरी क्या दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये है इसकी इनिशियल कंडीशन। क्या है इसकी इनिशियल कंडीशन, और ये रही बॉडी की फाइनल कंडीशन। मान लीजिए 10, चलो 10 लिखते हैं, ठीक है। ये बॉडी की है फाइनल, ये इनिशियल कंडीशन, ये बॉडी की फाइनल कंडीशन। अब आपको बताना है मोमेंटम ऑफ, इनिशियल मोमेंटम बताना है, फाइनल मोमेंटम बताना है, फिर आप बताना है चेंज इन मोमेंटम, फिर बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फिर बताना है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। मतलब हमसे पहले हमको निकालना है, क्या निकालना है, पहले हमको निकालना है इनिशियल मोमेंटम, फिर हमें निकालना है फाइनल मोमेंटम, फिर हमको बताना है चेंज इन मोमेंटम, फिर आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फिर बताना है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ये चीजें हमको बतानी है सारी, ठीक है। एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। ला 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 ला। देखिए, चलिए आइए, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई, ये आपकी माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे तो बॉडी आपकी ये एक्स एक्सिस के अलावा चली हुई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास कितना है हमारा 2 है, वेलोसिटी कितनी दी गई है 20। अब वेक्टर है, आई कैप लिखना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप में, तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है, तो हमको यहाँ मिलेगा आई कैप, ठीक है। तो हमको यहाँ मिला 40 आई कैप, ये हमको मिला इनिशियल मोमेंटम। क्या मिला, इनिशियल मोमेंटम। बात आई फाइनल मोमेंटम की, एम बी वेक्टर, मास कितना है अभी 2 ही है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी गई है 10 दी गई है। अब हम देखेंगे बॉडी हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस जा रही है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए हमको मिलता है जे कैप, तो यहाँ से हमको मिलेगा जे कैप, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 जे कैप। ये रहा हमारा फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, ये रहा हमारा फाइनल मोमेंटम। अब हमको बताना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हमारा, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल कितना दिया है 20 जे कैप, इनिशियल कितना है हमारा 40 आई कैप, 40 आई कैप। ये रहा हमारा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब हमसे पूछा है, ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है कि आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हमको ये मिला है, इसी का हमको मैग्नीट्यूड बताना है, यहाँ क्या हो जाएगा, अब मैग्नीट्यूड निकालना, आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वेक्टर में पढ़ाया गया है, क्या हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, क्या हुआ रूट में 400 प्लस 1600, ठीक है। टोटल क्या हुआ आपका, ये हो गया 2000, ठीक है। वैल्यू क्या है आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम वैल्यू क्या है रूट में 2000, ठीक है। और हमको निकालना है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ से हमारा फाइनल मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए 20 रखिए, माइनस में इधर रखिए 40, तो क्या मिला हमको -20। ये रहा हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे, ओके, नोट कर लीजिए।
चलिए चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी वही बॉडी है, ये रही हमारी इनिशियल कंडीशन, ये हमारी है इनिशियल कंडीशन, ठीक है। बॉडी हमारी रही कितने की थी, 2 kg की, ठीक है। अब ये किसी एंगल पे जा रही है, ठीक है, मानते हैं। अब बॉडी हमारी 37 डिग्री से जा रही है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ये रही इसकी इनिशियल कंडीशन, यहाँ लिख देते हैं। बॉडी कितनी की है, 2 kg की है, ठीक है। और ये बॉडी हमारी फाइनल कंडीशन, क्या रही हमारी फाइनल कंडीशन, बॉडी हमारी 2 kg की है। अब ये एंगल बना रही है यहाँ पर 45 डिग्री, और वेलोसिटी जा रही है 10√2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब आपसे वही सारे टर्म पूछा जाएगा, ठीक है, जो अभी आपने निकाला। क्या क्या निकाला है अभी आपने, आपसे पूछा जाएगा इनिशियल मोमेंटम बताइए, फिर आप बताइए फाइनल मोमेंटम, फिर आप बताइए चेंज इन मोमेंटम, फिर बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फिर बताइए चलिए चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। वही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब अगर जिसने वेक्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, कंपोनेंट को चेंज करना, कंपोनेंट को फॉर्म में लिखना, वो ये कर लेगा, ठीक है। जैसे जिससे आपका एंगल अटैच है वो आपका जाएगा, ठीक है, वो आपको जाएगा cos थीटा में, ठीक है। मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बटेंगे ना, एक इसमें आपका एक इसमें, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, ठीक, ये आपका 37 डिग्री। अब आपको ये पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको पता होगा ना निकालने की ट्रिक, ठीक है। ये 37 डिग्री होगा, तो ये साइड आपकी होगी 3, ये होगी 4 और ये होगी 5, और ये एंगल होता है आपका 53 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए, वेलोसिटी के यहाँ दो कंपोनेंट बटेंगे, ठीक है। एक आपका cos थीटा में जाएगा, जिससे एंगल अटैच है वो cos थीटा, और जिससे एंगल नहीं अटैच है वो आपको मिलेगा sin थीटा। तो दो कंपोनेंट में बटा आपका, एक आपको हो जाएगा, एक आपको रहेगा 10 cos 37 डिग्री, और एक आपका रहेगा 10 sin 37 डिग्री, ठीक है। अगर हम वैल्यू निकालना चाहें 10 लिखेंगे, cos 37 वैल्यू क्या हो जाएगी, यह है 37 है, तो cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हुआ, ये आपका हाइपोटेनस कितना मिला आपको 3/5, ठीक है। यहाँ से आके मिलता है 5 2, यहाँ से मिला हमको 6, ठीक है। यहाँ देखेंगे 10 इंटू में sin 37, साइन के लिए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, सॉरी वेट, बेस ये है, हाइपोटेनस ये, तो आपको यहाँ से मिलेगा 4, क्या रहेगा 4, तो हमको यहाँ से मिलेगा 4 2 8 मिलेगा, क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब देखेंगे इसके लिए क्या है, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेनस हमारा ये हुआ 3/5, यहाँ से हमको मिला 3/5, कट करेंगे यहाँ से हमको मिला 6, ठीक है। अब देखिए अगर हम, ठीक है, ये रही हमारी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन वेलोसिटी हमारी दो पार्ट में थी, एक थी हमारी cos थीटा के, एक था हमारा sin थीटा में। तो अगर हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको P इनिशियल निकालना है। P इनिशियल मतलब हमको मास इनटू वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो मास आपका कांस्टेंट है, क्या है आपका 2 kg है, वेलोसिटी क्या है। अब देखेंगे तो ये कंडीशन होती थी आपकी x - x y - y, तो देखेंगे ये वाला कंपोनेंट तो x एक्सिस के अलावा जरा वही पॉजिटिव साइड, और ये वाला कंपोनेंट जो है हमारा वो आ रहा है -y में, मतलब ये जो 8 हमको मिला ये रहेगा हमारा 8i कैप, क्योंकि प्लस एक्सिस के अलावा जा रहा है, और ये जो हमारा 6i है -j कैप, क्योंकि -y के एक्सिस के अलावा जा रहा है, यहाँ से हमको मिला -6j कैप। तो क्या हमारा 2 8 जा 16i कैप माइनस में 12j कैप, ठीक है। ये रहा हमारा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल निकालना हो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है हमारा 2
वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी वहां निकालेंगे। ठीक है, अब मास देखिए, मास तो वही ना, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी है, तो इसके भी दो कंपोनेंट बटेंगे, जिससे थीटा डैश, जिस कंपोनेंट से थीटा डैश वो रहेगा cos थीटा, और ये रहेगा आपका sin थीटा। तो एक कंपोनेंट हमको यहाँ मिलेगा, एक कंपोनेंट हमको इधर मिलेगा। ठीक है, ये रहेगा हमारा 10√2 cos 45 डिग्री, जो हो जाएगा हमारा 10√2 इंटू 1/√2 होता है cos 45 डिग्री, मिला आपको 10। क्या मिला हमको? 10 मिला। ठीक है, जरा देखिएगा नहीं आपको, समझिए आपको क्या मिला यहाँ पर? 10 मिला। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमको मिलेगा 10√2 sin 45 डिग्री। तो 10√2 sin 45 के लिए भी होती है 1/√2, √2 कटा, यहाँ से मिला 10। ठीक है, 10 10। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, इसको एरेंज कर दीजिए, ये प्लस एक्सेस में जा रहा है, ये आपका वाई एक्स में जा रहा है, यहाँ से हमको मिलेगा प्लस आई के, यहाँ से मिलेगा प्लस जे के। तुमको क्या मिला, वेलोसिटी क्या मिला? वेलोसिटी हमको मिली है 10 आई के प्लस 10 जे के। तो क्या मिला हमको? 20 आई के प्लस 20 जे के। ये हमको मिला फाइनल मोमेंटम, ये हमको मिला इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब हमको बताना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारा? चेंज इन मोमेंटम जो हमारा होता है वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा? 20 आई के प्लस 20 जे के। क्या है? 20 आई के प्लस 20 जे के माइनस में 16 आई के माइनस में 12 जे के। 20 आई के प्लस 20 जे के माइनस 16 आई के प्लस 12 जे के। 20 16 क्या? 4 आई के मिला हमको, फिर हमको मिला 32 मिला ना, फिर हमको मिला 32 जे के। ये हमको मिलता है चेंज इन मोमेंटम। अब हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 16, और ये हो जाएगा हमारा 1024 होता है शायद, चेक कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, सही है 1024। 1024। ठीक है, यहाँ से हमको मिला रूट में 1040, ये होगा ना जी। ये हमको मिला मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब हमसे दूसरा पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 प्लस 400, जुड़कर होगा 800। ठीक है, 800 होगा, और ये बाहर आ जाएगा 20√2 हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ फाइनल मोमेंटम जो मिलेगा वो मिलेगा हमको 20√2 माइनस में इनिशियल मोमेंटम को क्या मिलता है, चलिए निकालते हैं, इरेज कर दीजिए। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर करिए प्लस में 12 का स्क्वायर करिए। 16 को होता है 256, 12 को 144, ये होगा 8 को हुआ 400, और ये है 20 का, हमको मिलता है 20। यहाँ से हमको मिला। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, सिंपल ने आपने पढ़ा, फिर आपने कंपोनेंट में बांटना। जो कंपोनेंट में था उस टर्म में आपने मोमेंटम निकाला, क्या निकाला, इनिशियल मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम निकाला, फिर आपने निकाला चेंज इन मोमेंटम, फिर निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फिर निकाला चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अभी आपने जान लिया फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, और उन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने किया। ठीक है, चलिए अब हम चालू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? फर्स्ट लॉ हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ होता क्या है? अगर फर्स्ट लॉ को हम 9th में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है,
फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो रूल होता है, जो लॉ होता है, वही आपका फर्स्ट रूल होता है। मतलब अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है, जब तक आप इसमें नेट एक्सटर्नल, अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स मत बोलिएगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स बोलने से आपकी पूरा डिफिनेशन फिक्स नहीं होता है, मतलब परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि आप किसी भी बॉडी पर, जब तक आप नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स अकेले मत बोलेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे, तब तक बॉडी वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। स्टेट मतलब अगर बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी, या तो बॉडी हमारी मोशन में, वो मोशन से रेस्ट में नहीं, या फिर डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, ठीक है। जब तक आप उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अब अगर हम ये बोले कि बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में बॉडी अपने स्टेट को चेंज कर जाती है, तो ये गलत है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, ये आपकी कोई बॉडी है जिसका मास मान लीजिए 5 kg दिया है। बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में है। कैसी बॉडी आपकी है? रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। अब आप चाहते हो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको हम मोशन में ला दें, ठीक है। आप ये बोले, क्या बोल रहे हैं कि इस बॉडी को हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉडी को मोशन में ला दें। मान लीजिए आपने बॉडी को इधर से फोर्स लगाया, कितना लगाया फोर्स? आप लगा रहे हो यहाँ से 5 न्यूटन का, और इधर से भी आपने बॉडी को फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। तो अभी आप बॉडी को जो फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं 5 न्यूटन का इस साइड से और 5 न्यूटन का इस साइड से। तो बॉडी में चेंजिंग आएगी? बॉडी रेस्ट से मोशन में आएगा? पॉसिबल है कि बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। अगर हम देखेंगे ये दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल है और अपोजिट है, तो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से इस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस पर फोर्स एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होने की वजह से ये बॉडी रेस्ट से मोशन में आएगी नहीं। मतलब जब तक आप नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक बॉडी मोशन में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपने बॉडी को अब यहाँ फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, बॉडी को फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन और यहाँ पर है 5 न्यूटन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ इस साइड से फोर्स ज्यादा लगा है और इस साइड से फोर्स कम लगा है, तो बॉडी आपकी ये इस साइड मोशन में आ जाएगी। मतलब बॉडी आप मान लीजिए जब फिर फोर्स लगा, बॉडी डिस्प्लेस होते हुए यहाँ पर आ गई बॉडी आपकी। अब होगा आपका, अब फोर्स आपने लगाया तो बॉडी अपने रेस्ट से मोशन में आ गई। कैसे आ गई? मोशन में बॉडी आ गई। लेकिन अगर आप सिर्फ अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जानेंगे, क्या मिलेगा हमको? 10 - 5 बॉडी में लग रहा है। टोटल जो नेट फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। नेट फोर्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो F2 - F1 कर दीजिए, क्या मिला? 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, आपको मिला 5 न्यूटन। मतलब इस बॉडी में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से डिफिनेशन आपकी पूरी नहीं होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब आपने इधर 15 कर दिया, अब बॉडी आपकी ये डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, मोशन बॉडी का ये डायरेक्शन में जाएगा। तो जब तक आप बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम डिफिनेशन देखते हैं, मतलब जो हमारा फर्स्ट लॉ जो होता है क्या कहता है, ठीक, क्या होता है हमारा? unless and until a net external force act on a body, it will maintain it inertia। मतलब इनर्शिया जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी, इनर्शिया के रूल जो होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि जब तक आप किसी भी बॉडी पर, ठीक है, जब तक आप किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तब तक वो बॉडी अपने इनर्शिया को मेंटेन करे रहेगी। मतलब अपनी इनर्शिया को चेंज नहीं करेगी। मतलब अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट रहेगी जब तक आप उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारी बॉडी किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए हमारी बॉडी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, जब तक आप उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। अगर हमको डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमको नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगाना पड़ेगा। बॉडी अगर मोशन में, इसको अगर रोकना है, ठीक है, तो जब तक आप नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी वो रेस्ट में नहीं आएगी, ठीक है। मतलब
फर्स्ट लॉ हमारा यही है कि अनलेस एंड अनटिल अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट विल मेंटेन इट्स इनर्शिया। ठीक है, मतलब अब देखिए आप लिख सकते हैं कि बॉडी जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट, मतलब स्टेट में क्या, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ठीक है, मतलब बॉडी की टेंडेंसी होती है, कोई बॉडी अगर है, कोई बॉडी अपने अंदर है, वो अपने आप को मेंटेन करना चाहती है, मतलब अगर बॉडी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो मोशन में नहीं आना चाहती है। ठीक है, अपोज करती है, वो अपने अंदर चेंज को लाने के लिए अपोज करती है बॉडी कि हम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहें। कोई बॉडी अगर मोशन में अपोज करेगी रेस्ट में आने के लिए, इसीलिए मतलब बॉडी अचानक से रुक नहीं जाती है, वो धीरे धीरे रुकती है। आप ज्यादा फोर्स लगाते हो बॉडी से तब बॉडी धीरे धीरे रुकती है, मतलब बॉडी अपने अंदर चेंज, जो उसके अंदर चेंज होता है उसको अपोज करती है, वो अपने अंदर चेंज नहीं लाने देना चाहती है। ठीक है, मतलब सभी बॉडी की टेंडेंसी होती है अपनी इनर्शिया फिर अपने स्टेट को मेंटेन करने की, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। मतलब अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक आप उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी बॉडी कोई मोशन में है, मतलब समझ रहे हैं, अब अगर जैसे आप देखेंगे, जैसे आप कहेंगे भी कि हम साइकिल चलाते हैं, पेडल मारते हैं, ठीक है, पेडल जो हम पेडल करते हैं तो साइकिल हमारी चलती आगे चलती रहती है, लेकिन जैसे हम पेडल छोड़ देते हैं, अभी आपने बोला कि बॉडी अपनी वजह से रुकना नहीं चाहती, क्यों, हम पेडल मारना छोड़ देते हैं, बॉडी में रुक जाती है। अब उसमें जो नेट एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है वो होता है हमारा फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन के आगे आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन मतलब टायर और रोड के बीच में जो हमारा सरफेस होता है उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन वर्क करता है नेट एक्सटर्नल फोर्स का। इस वजह से आप ब्रेक लगाओ या ना लगाओ, थोड़े टाइम में बॉडी वो रुक जाएगी, मतलब हमारी साइकिल धीरे 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 रुक जाएगी। लेकिन फिर भी अपोज करती है, तुरंत नहीं रुकती है, कि अपोज करती है, लेकिन धीरे धीरे फ्रिक्शन लगते लगते उसको रोक ही देता है। ठीक है, ओके, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, अभी तक देखिए जो भी हमने पढ़ा, अभी तक हमने फार्मूला पढ़ा था सेकेंड लॉ के लिए, F बराबर ma बोलते थे ना, ये हमने बोला था। अभी किस कंडीशन के लिए वो आपको अब बताया जाएगा, ये किस कंडीशन के लिए हमको फार्मूला मिलता है, ये हमने 9th में पढ़ा था। अब 9th वाली चीज अगर आप 11th में बताएंगे तो छोटी क्लास वाले बच्चे समझेगा, आपको कुछ आता है आपको नहीं करता है। ठीक है, मतलब 9th में और 11th में काफी चेंज है। ठीक है, उसमें तो आप सिर्फ बेसिक जाने थे, सिर्फ आप बेसिक जाने थे 9th में कि क्या चीजें होती हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ होता है क्या, लेकिन अब जब आप 11th में आ गए हैं इसी का आप ह्यूग एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो सेकंड लॉ होता है, क्या होता है हमारा सेकंड लॉ, हमारा होता है द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body, the net external force acting on a body is rate of change of momentum with respect to time, with respect to time। ठीक है, मतलब the net external force acting on a body is the rate of change of momentum with respect to time। ठीक है, मतलब हमको जैसे मिलता है नेट एक्सटर्नल फोर्स F नेट एक्सटर्नल जो मिलता है, क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब हम यहां से लिख सकते हैं F नेट एक्सटर्नल जो हमारा होता है वो होता है डी पी, क्या है हमारा mv बाई डी। अब देखिए, ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या, देखिए शुरू में ही जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े तभी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज हुआ होगा, यूज किया गया था। तो अगर
चाहे आप बायो से हो चाहे आप मैथ्स ग्रुप से हो, आपको बेसिक चीज तैयार होनी चाहिए। जो भी बेसिक मैथ्स होते हैं वो आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब देखेंगे ये प्रोडक्ट रूल लगेगा हमको, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है, अगर y बराबर में uv दिया गया है, अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमको यहाँ मिलेगा dy बाई dx। यहाँ मिले हमको u बराबर में dv dx, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट चलो जान दो, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ हमको मिलेगा v बराबर में du बाई dx, ठीक है। इस तरीके से आपको होता है, ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे हमको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा मास जो भी है, ठीक है। अभी देखो दोनों चीज वेरिएबल मान चलिए, ठीक है, दोनों चीज वेरिएबल, कोई भी चीज कांस्टेंट है नहीं, ठीक है। ऐसे हमको मिलेगा m dv बाई dt, फिर भी हमने रोका था हमको dm बाई dt, ठीक है। इस कंडीशन में ना आपका मास कांस्टेंट है ना आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर अब देखिए यहाँ से दो कंडीशन आपका होगा, अगर आपका मास कांस्टेंट हो, क्या हो, मास कांस्टेंट हो, तो इस कंडीशन में जो हमको मिला है, क्या मिला है, m dv वेक्टर बाई dt प्लस में v वेक्टर dm बाई dt। अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या मिलेगा, m dv बाई dt, ठीक है। यहां देखते हैं एक कंडीशन ये होगी कि अगर आपका मास क्या हो, वेरिएबल हो, मास आपका वेरिएबल हो, वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट हो, वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट है, यहां से क्या मिलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m dv वेक्टर बाई dt होता है प्लस में v वेक्टर dm बाई dt। तो ये टर्म आपका जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा सिर्फ आपका v वेक्टर dm बाई, ठीक है। समझ में आया, एक बार चेक कर लें, देखिए आपको नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया, अगर आपका मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हैं तो ये फार्मूला आपको मिलेगा फोर्स का, नेट फोर्स का। अगर आपका मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो ये आपको मिलेगा। फिर अगर आपका मास वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट, आपको ये मिलेगा। अब देखिए जो आप 9th में पढ़ते हैं यही फार्मूला पढ़ते हैं, मास को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं 9th में, यहाँ से हमको मिलेगा m मिला है, dv बाई dt आपका एक्सेलरेशन होता है, यहाँ से हमको मिला एक्सेलरेशन, मतलब हमको यहाँ से मिलता है f नेट जो हमको मिला, मतलब जो हमको f मिला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देखो यहाँ से आपको क्लास 9 में बताया गया था, ये जो हम पढ़ते थे f बराबर में m इनटू a, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो हमको यहाँ मिलता था। कब मिलता था, और आपसे पूछेगा ये फार्मूला क्यों लगा, ये लगा क्योंकि अगर हमारा मास कांस्टेंट है तो इस कंडीशन हमको फार्मूला मिलेगा फोर्स बराबर में मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए, चलिए अब देखिए एक एग्जांपल ये है आपका कि जब आप बॉल कैच करते हैं, जब आप बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप मैच देखते होंगे, जब वहां पर जो फील्डर्स होते हैं, ठीक है, अगर किसी जो क्रिकेटर्स होते हैं वो जब हिट करते हैं अपने बैट से, ठीक है, जब वो हिट करते हैं तो बॉल जब एयर में जाती है, ऊपर उड़ते हुए जब नीचे आती है, तो जो 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 फील्डर्स होते हैं वो बॉल को कुछ तरह यहाँ पर कैच करेंगे, नीचे ले आएंगे, झुलाएंगे, स्विंग करते हैं, मतलब हाथ को स्विंग करते हैं एयर में। ऐसा नहीं कि ऐसे करते तुरंत रोक लेते हैं, ऐसे नहीं रोकते हैं, जब बॉल उनके हाथ में यहाँ आ जाए लेकिन उसको हम यहाँ ले आकर पकड़ेंगे। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, अगर देखिए अगर कभी कभी आप देखे होंगे, जब बॉल को अगर ऐसे कर पकड़ते हैं, अगर ऐसे करते हैं, ठीक है, बॉल को अपने हाथ को स्विंग नहीं किए, ठीक है, उसके झुलाए नहीं, ठीक है, अगर स्विंग नहीं किए तो बॉल जैसे पड़ा हथेली पे,
ठीक है, वो तुरंत वापस उड़ के वापस चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब अगर आपको फोर्स कम करना है, सीधा समझिए फार्मूला क्या होता है आपका मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या मिला था आपको? F बराबर में dt dt। ये अभी आपको मिला था, ठीक है, यही आपको मिला था। अब अगर देखेंगे तो अगर हमको मोमेंटम, मास मोमेंटम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम देखेंगे, मान लीजिए ये था, ये कंडीशन थी कि आपका फील्डर था, फील्डर की हाथ है, पंजा हाथ, समझ जाइए, ये हाथ है, ठीक है, ये क्या है? फील्डर का हाथ है, ठीक। अब मान लीजिए बॉल अगर यहाँ पर हो, बॉल यहाँ से आता हो, तो जब बॉल यहाँ पर आएगा ना, फील्डर करता है क्या, ये बॉल यहाँ, हाथ अपने हाथ को स्विंग करके हाथ यहाँ ले जाकर, हाथ इसका जब यहाँ जाता है तब ये बॉल को पकड़ता है। मतलब बॉल हाथ इसके हाथ, मतलब बॉल इसके हाथ में आ जाएगा, बॉल फील्डर के हाथ में आ जाता है, वो इस तरीके से ले आता है, यहाँ नीचे लाएगा तब पकड़े, क्यों पकड़ता है? ठीक है। अब देखिए, इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर हमको फोर्स कम करना है, मतलब आप देखिए, जब ऐसे हम जब उसको झुलाकर स्विंग करके बॉल को कैच करते हैं तो हाथ में लगता भी नहीं है। नहीं तो अगर आप स्विंग ना करिए, ऐसे पकड़ रहिए, या तो बॉल आएगा आपके हाथ हथेली पे लगेगी, तुरंत वापस चला भी जाएगा, अगर पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा रहता है। फोर्स कम करने के लिए हम टाइम को बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ ना पकड़ के यहाँ से यहाँ पर हमने बॉल को कैच किया, एकदम अच्छे से पकड़ लिया, अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम बढ़ गया, टाइम ज्यादा लग गया। जब टाइम ज्यादा हुआ फोर्स कम हो गया, देखिए टाइम ज्यादा हुआ फोर्स कम हो गया। और देखिए अगर हमको यहाँ मोमेंटम देखिए, मोमेंटम देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो मोमेंटम था, देखेंगे टाइम बढ़ रहा है, अगर टाइम बढ़ेगा मोमेंटम घटेगा, मोमेंटम घटने की वजह से फोर्स आपका घट गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में आपका मोमेंटम घट जा रहा है, मोमेंटम घटने की वजह से फोर्स आपका घट जाता है। इसी वजह से बॉल अगर हम उसको स्विंग करके कैच करते हैं तो बॉल आपके हाथ में आ भी जाती है और दर्द भी नहीं लगता भी नहीं है। अगर हम स्विंग ना करें, बॉल हो सकता है कि आपके हाथ में ज्यादा लगे, बॉल आपके हाथ में टकराने के बाद वापस निकल जाए आपके हाथ से, क्योंकि फोर्स उस टाइम ज्यादा होगा। फोर्स को कम करने के लिए, फोर्स को कम करने के लिए हम टाइम बढ़ा देते हैं, मतलब स्विंग कर देते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको एक थप्पड़ अचानक से मारे, ठीक है, अचानक से कोई एक थप्पड़ मार दे, मान लीजिए ऐसे थप्पड़ जैसे मारते हैं, ठीक है, तो थप्पड़ मारने का टाइम कम था, तो टाइम कम होने की वजह से आपको दर्द हुआ, फोर्स ज्यादा लगा आप पे, इसलिए आपको दर्द हुआ। अब मान लो इस तरीके से हम पुश कर रहे हैं, उससे ज्यादा फोर्स लगा, देखो हमसे ज्यादा फोर्स मान लीजिए जाता है, हमने चीज किया, अब आ जाए तुरंत दर्द हुआ होगा, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा फोर्स अगर हम टाइम बढ़ा कर लगाए, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी ज्यादा चेंज नहीं आता है। अगर आप कोई अचानक से मार दे, टाइम कम हुआ, टाइम जब कम होता है, इसको मान ऐसे मारा, ठीक, टाइम जब कम हुआ तो उस टाइम आपको लगा दर्द हो, क्योंकि टाइम कम हुआ, फोर्स ज्यादा हो गया। लेकिन कोई आकर ऐसे पुश करे, फोर्स ज्यादा लगा पुश करे, तो टाइम लग रहा है क्या, ज्यादा, इस वजह से आपको दर्द नहीं होता है, मोमेंटम कम हो जाता है। तो मोमेंटम कम होने की वजह से आपका फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम स्विंग करते हैं, जब भी बॉल को कैच करते हैं तो अपने स्विंग इसलिए करते हैं क्योंकि मोमेंटम कम हो जाता है। जब मोमेंटम कम हो जाता है तो बॉल आराम से हाथ में आ जाती है और दर्द भी नहीं होता है, ठीक है। ये था आज आपके ही चैप्टर की शुरुआत थी, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल्स आपने किया, ठीक है। फिर आपने किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में, तो रेस्ट में तब तक आएगी जब तक उस पर कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, ठीक है। मतलब अपने स्टेट को तभी चेंज करेगी जब तक आप उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स, ना कि एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगाएंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड जो हमारा था क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो आपको फार्मूला मिला था 9th क्लास में, फोर्स बराबर में मास इनटू एक्सेलरेशन, वो हमको मिला था जब हमारा मास कांस्टेंट हो। जब मास हमारा कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में हमको फार्मूला मिलता है फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब जहां पर मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट नहीं है, उस कंडीशन के लिए आप देखे थे क्या मिला था हमको, यहाँ पर मिला था। और जब आपका मास क्या हो, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल, उस कंडीशन आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे और उन पर बेसिक जो प्रॉब्लम, जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उस पर हम सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।